मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जिज्ञासु नागरिकों, एक नया तरीका हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उन विद्यार्थियों की मदद के लिए जो अभी लॉकडाउन के कारण क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं या अन्य परिस्थितियों के कारण उनके लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उनकी मदद के लिए मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये नया तरीका ईजाद किया है कि कैसे हम लोग वार्तालाप करते करते गंभीर विषयों के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, हम कुछ समझें, कुछ समझाने की कोशिश करें। हमारा मुख्य उद्देश्य समझाने का है। ये रटवाने का कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन विषय की थोड़ी गहरी समझ हो, पकड़ हो, तो स्टूडेंट्स को कुछ आनंद आए पढ़ने का। और इसके लिए मैंने मेरे कुछ दोस्तों को तैयार किया है। खासकर हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर गंभीरता से बात हो जाए, हिंदी पर बात हो, इंग्लिश पर बात हो, संस्कृत पर बात हो, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की कुछ बातें हों, करंट अफेयर्स भी हों। इस प्रकार से रीट एग्ज़ाम को अभी हम सबसे पहले फोकस में ले रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अन्य परीक्षाओं के लिए भी काम आएंगी, लेकिन रीट एग्ज़ाम को हम सबसे पहले फोकस में ले रहे हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स राजस्थान के, उनका ध्यान इस एग्ज़ाम पर है। वैकेंसीज भी बहुत हैं, 31,000 वैकेंसीज हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है और पूरा ध्यान है, एग्ज़ाम आगे से आगे खिसकता जा रहा है, स्टूडेंट्स को तनाव है। ऐसे तनाव के समय में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को कुछ राहत दें। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो स्टूडेंट्स के काम आ सकता है, इस मोबाइल के माध्यम से हम उनके घर तक पहुंचा सकते हैं घर बैठे, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम कुछ करने लायक हुए। मैं राजस्थान भर के सारे स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ में जुड़े रहें, जो ले सकते हैं। जितना हमारी समझ है उस समझ के अनुसार हम सर नमस्ते। आवाज मेरी आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है, बहुत बुलंद आवाज आ रही है आपकी आज। दोस्तों, थैंक यू सर। हमारे साथ आज के विषय के विशेषज्ञ हैं मिस्टर सुमन कुमार पारिक। इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैं पश्चिमी राजस्थान की कम से कम जो जानकारी रखता हूं, इस हिस्से में इंग्लिश विषय को इतना सरल तरीके से समझाने में जिनको महारत हासिल है, उन चुनिंदा लोगों में मैं इनका नाम रखता हूं। और क्योंकि स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, ये कोई मेट्रो में पढ़े हुए नहीं है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, बिल्कुल मारवाड़ी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, ऐसे करते करते इन्होंने इस विषय पर पकड़ बनाई है। तो ये ठीक रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, उनके लिए इंग्लिश को व्यवस्थित करना, ठीक से उनके सामने परोसना, ये काम हमारे सुमन भाई बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनका मेरे छोटे भाई की तरह स्नेह है। तो आज हम लोगों ने ये तय किया था कि रीट एग्जाम में इंग्लिश विषय को कैसे समझा जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उनकी जो बारीक बारीक चीजें हैं उसमें इंग्लिश में, उनके बारे में क्या सावधानियां रखी जाए, किन गलतियों से बचा जाए, ऐसा हम लोगों ने आज आपके लिए प्लान किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनका इस विषयों से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही इस आईडी पे लाइव होने के कारण से आगे होंगे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो परिचित हैं घरों में, आपके जो परिचित हैं घरों में, जो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो रीट का दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे हैं, तो उनको कहें कि वो इस लाइव को देखें। अभी देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड रहता है यहाँ पे, बाद में आप उनको दिखाना, उनके बड़ा काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सबको ये सामग्री उपयोगी होगी। तो सुमन भाई, आपका इस अभिनव चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर कि रीट में जो इंग्लिश विषय होता है, वैसे तो लोग बहुत खौफ खाते हैं इस विषय से, कम लोग लेते हैं, ज्यादातर लोगों का रुझान रहता है हिंदी और संस्कृत पे, उनको लगता है कि उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश लें तो उनके लिए और ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। और आज की हमारी वार्ता के बाद में हो सकता है लोग इस पर पुनर्विचार करें
कि हम लोग अगर इंग्लिश लेते तो ज़्यादा ठीक रहती। हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम लोग फोकस करेंगे इंग्लिश पे। तो सबसे पहले मैं आपसे जो चीज़ जानना चाहूँगा वो ये कि इस रीट एग्जाम में जो इंग्लिश का सिलेबस है इसकी क्या रूपरेखा है, मोटे मोटे तौर पे देखें तो क्या प्रारूप रहता है इस सिलेबस का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओके सर, हेलो और एवरीवन। जो भी इससे पहले मैं अपने सभी साथियों को कह दूं, दोस्तों ये सामग्री ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए, तो इसके लिए आप इसको शेयर कर दें। पता नहीं आपकी लिस्ट में कौन व्यक्ति होंगे जिनके ये सामग्री काम आ जाएगी। जैसे विनोद भाई स्वामी है, आपकी लिस्ट में खूब सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके ये चीज काम आ जाएगी। तो आप एक बार शेयर कर दें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। जी सुमन भाई। हाँ सर, एक्चुअली जब अपन रीट के सिलेबस की चर्चा करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो अपनी जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से रहने वाली है, रीट के सिलेबस को कवर करते हुए बात करने पर भी कि ये रीट से हटकर सब लोगों के काम आने वाली चीज है। क्योंकि रीट का जो सिलेबस है वो इस तरह से नहीं है कि वो केवल पर्टिकुलरली जो टीचर्स की भर्ती के लिए जा रहे हैं उन्हीं के काम आने वाला हो, बल्कि बल्कि इन जनरल जो भी लोग इंग्लिश की, चाहे तो एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने परिवार में किन्हीं को सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक एटमोस्फेयर क्रिएट हो उनके चारों तरफ इंग्लिश का। और इंग्लिश से आप जैसे बता रहे हो कि खौफ नहीं खाएं बल्कि पीपल स्टार्ट लविंग इट। ये कब होगा? ये सब कुछ तब होगा जब हम आज जो 1 घंटे की जो चर्चा हम करने वाले हैं इस पूरी बातचीत को अच्छे से सब लोग सुनेंगे। जी। तो सर हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की जो कि रीट में है। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हिंदी होती है वो मोटे तौर पर अगर मोस्टली अगर अपन देखें तो सभी की फर्स्ट लैंग्वेज जो रीट में होती है वो हिंदी ही होती है। लेकिन चाहे तो लोग हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस भी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि कई लोग शायद इंग्लिश को भी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, चाहे तो सिंधी को, संस्कृत को और कुछ और जो पंजाबी, गुजराती या जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अभी राजस्थानी अवेलेबल नहीं है, बाकी इंडिया की कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं हमारी जो कि राजस्थानी अवेलेबल हैं। आप राजस्थानी राजस्थानी नहीं है हमारे विनोद भाई, अभी खूब चिढ़ेंगे इस बात को लेके। विनोद स्वामी बिल्कुल लाइन पर हैं और उनको ये चुभती है बात कि राजस्थानी इसमें क्यों नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी उनके साथ हूँ सर, मैं भी उनके साथ हूँ। और मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले, क्योंकि राजस्थान के लोग ही ज्यादातर हमें देख रहे हैं, और मैं क्लियर कर दूं कि राजस्थानी मेरी मायर भाषा है। अगर मैं कहूं कि मेरी माँ बोली जो है, मेरी माँ अगर भाषा में कोई है तो मारवाड़ी है, राजस्थानी है। और हिंदी जो है मेरी मौसी है। यस यस। पर इंग्लिश भी मेरी धर्म की माँ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। अगर अगर हम प्यार और सम्मान नहीं देंगे किसी विषय को, किसी ज्ञान को, तब तक वो हमें नहीं आएगा, ये तय समझिए। हम एक तरफ तो लव हेट रिलेशनशिप अगर हम रखेंगे कि जिस दिन हमें सीखना होगा उस दिन हम बुक लेकर बैठेंगे, किसी टीचर के सामने जाकर बैठेंगे और कहें कि अब हमें इंग्लिश, ये ही इंग्लिश अब तुम्हें आ जाओ, हमें वो नहीं आने वाली है। क्योंकि लव इट और लीव इट, यू कांट लर्न इट। यस। लैंग्वेज का एक सीधा सा फॉर्मूला है, लिव इट, लिव इट, लव इट और जस्ट लीव इट। आप इसे प्यार करें, इसके साथ जिए और या फिर इसे छोड़ दें। आप अगर अदर बीच का रिलेशनशिप रखना चाहेंगे कि आप उसे पसंद नहीं करते, आप उसकी बुराइयां करते रहते हैं, आप उसमें कमियां खोजते रहते हैं, आप कमियां खोज के प्रसन्न होते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं। अभी 1 घंटे में हम क्लियर करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत स्पीड से भी चलूंगा तो आप टोक दोगे, तो मैं बहुत ही कम कंटेंट आज देने वाला हूं, ताकि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो तैयार हो अगली अगली क्लासेस में किस काम के लिए, इस बात के लिए कि हाँ ये काम किया जा सकता है, तो उनका हम आ जाएं इंटरेस्ट इस पे क्रिएट हो। प्रारूप पे, हम प्रारूप पे आ जाएं पहले। बिल्कुल मैं प्रारूप पर आ गया हूँ। और पहला पॉइंट यही है कि लैंग्वेज को सीखने का जो फर्स्ट रूल है वो यही है कि आप उस लैंग्वेज को पसंद करना शुरू करें, आपका इंटरेस्ट हो। जो हमारी इसी प्रारूप में आगे चल के एक टॉपिक आएगा डिफिकल्टीज का, डिसऑर्डर्स का और चैलेंजेस का, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही होता है कि हम इसे पूरी तरह से पसंद नहीं कर पाते। चलिए, इंग्लिश आज हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में कर रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट लैंग्वेज सबकी हिंदी ही होती है और सेकंड लैंग्वेज के रूप में उनके पास इंग्लिश का और संस्कृत का ऑप्शन होता है। और ज्यादातर लोग, जो मेजोरिटी होती है, वो संस्कृत की तरफ जाती है, ये सोचकर कि देवनागरी लिपि में है, पढ़ने में दिखने में एक जैसी है, तो कहीं हमें हेल्प करेगी, ग्रामर भी उसकी हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होती भी होगी। हालांकि आगे चलकर वो संस्कृत की बारीकियों में जब उतरते हैं तो उन्हें काफी तकलीफ होती है और फिर वो उलझन में रहते हैं। लेकिन चलिए, जो भी स्थिति रहती है, जिसकी जो भी स्थिति है, हम बात करें कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से बढ़ती हुई है सिलेबस की। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट्स में टोटल 6 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स का टोटल हमारा इंग्लिश का एज ए सेकंड लैंग्वेज पेपर होता है, जैसा कि आपका साइको है या और भी जो भी हिंदी है, जो भी है, उसी के हिसाब से।
तो फर्स्ट यूनिट जो होती है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसका कंटेंट क्या, दोनों ही बात हम साथ में ही करते चल रहे हैं। फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए एक प्रोज पैसेज आता है, अच्छा। एक प्रोज पैसेज। प्रोज में क्लियर कर दूं, जो गद्य होता है हिंदी में उसे इंग्लिश में प्रोज कहेंगे, जहां किसी भी प्रकार का जो लेख हो, कहानी हो, उस पार्ट को, उस टाइप को, उस विधा को, उस जान को हम प्रोज कहते हैं, गद्य को प्रोज कहते हैं, गद्य को, और वर्ज कहते हैं पोइट्री या वर्स कहते हैं पद्य को। तो यहाँ पे एक निबंध जैसा आता है, पूरा निबंध आता है जिसमें से आपको क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अनसीन प्रोज पैसेज होता है, और उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है हमारा लिंकिंग डिवाइसेस का टॉपिक। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, लिंकिंग डिवाइसेस असल में इंग्लिश की ग्रामर में कोई फॉर्मल टॉपिक नहीं है। इंग्लिश की जो थेटिकल ग्रामर होती है उसमें इस नाम का कोई टॉपिक नहीं होता। उसमें टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है, जब आप किसी अच्छी ग्रामर बुक को पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक मिलता है कंजंक्शन। जो इंग्लिश की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर नाउन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 तरह के वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश की डिक्शनरी को अगर अपन बांटे तो 8 भागों में वो बन सकती है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में कहें तो। उसी में से एक होता है कंजंक्शन, जो कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है वो कॉन्जॉइन करने के काम आने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। कंजंक्शन भी एक तरह का लिंकिंग डिवाइस है। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ और लिंकिंग डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि प्रोनाउन का जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन करके एक टॉपिक आता है। कई बार 10वीं 12वीं कक्षाओं में स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने आप में कंजंक्शन होता है, हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट, दैट, ये लोगों ने पढ़े होंगे। इसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, व्हेन और वेयर और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शंस, इन सब से मिलकर एक टॉपिक बनता है जिसको कई बार हम कनेक्टिव्स, कनेक्टर्स या लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो ये अपना एक टॉपिक होगा, जो पहले 5 प्रश्नों में से कोई इक्का दुक्का प्रश्न इस पर भी आएगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जिसे कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, सिंटैक्स भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सर, और सभी व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऊपर से देखने पर बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है। किसी गाइड को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ 10-15 रूल्स हैं, बस उनको याद कर लो, हमारा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके नीचे काफी कुछ ग्रामर छिपी हुई है। उस तक, उन 10-12 पॉइंट्स तक तो आप बाद में पहुंचते हैं, उसके पहले ही आपको कुछ चीजें होती है जो वर्ब की, सब्जेक्ट की और इन सब चीजों की आपको जानकारी करनी पड़ती है। और जब वर्ब की जानकारी करते हैं तो आपको टेंसेस की, पैसिव की, एक्टिव की, इन सब की जानकारी करनी होती है, ताकि आप अच्छे से सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को समझ सकें। जब आप सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर समझने लग जाते हैं, जब आप वर्ब की फॉर्म्स को समझने लग जाते हैं, जब आप टेंसेस सीख लेते हैं, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। फिर कुछ विशेष जो नियम है वो हम अलग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को अलग से देखते हुए सीख लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि 90% चीजें तो इस टॉपिक पर आने से पहले ही हम सीख चुके होते हैं। तो जिन्होंने टॉपिक कोर्स में रखा है उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप पहले की वो सारी चीजें भी पढ़ना, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि ये चीजें तो इन लोगों को पहले से ही आती है। तो इस टॉपिक को सीखते समय सावधानी रखनी है। अगले दिनों में जब हम इसके लिए पर्टिकुलर क्लास करेंगे, या जो भी हमारा इस पे पूरी क्लास होगी, इस पे पूरी क्लास होगी, अनसीन प्रोज पैसेज पे हमारी ये क्लास होगी। बिल्कुल इस पे। इसके अलावा हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा इन्फ्रेंसेस का। इन्फ्रेंसेस टॉपिक आमतौर पर स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आमतौर पर पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसका एक सरल सा मतलब होता है कि आप क्या समझे किसी बात को पढ़कर, सुनकर, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। टू डिराइव अ लॉजिकल, अ रीजनेबल कंक्लूजन। किसी भी चीज का एक लॉजिकल और रीजनेबल कंक्लूजन जब आप डिराइव करते हैं, जब आप उसका एक निष्कर्ष जो कि तार्किक और सारगर्भित होता है, उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। हालांकि हुआ क्या था सर, कुछ साल पहले जब इस टॉपिक को हमारे कोर्स में लगाया गया था तो सिलेबस में रखने वालों की मंशा कुछ और थी, लेकिन हमारी गाइड्स और पासबुक्स वालों ने जो समझा वो रूप इसे दे दिया, और इन्फ्रेंसेस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसे ज्यादा हाईलाइट कर दिया। इन्फ्रेंसेस का एक पार्ट होता है, या कहते हैं इन्फ्रेंसेस के अंदर एक कमी होती है, वो होती है रॉन्ग इन्फ्रेंस, इलॉजिकल इन्फ्रेंस, इलॉजिकल कंक्लूजन। और इलॉजिकल इन्फ्रेंस या कंक्लूजन को फैलेसी कहते हैं। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में क्या हुआ, पासबुक छापने वाले महाशयों ने, गाइड्स वालों ने, इन लोगों ने फैलेसी के टॉपिक को ओवर एम्फेसाइज कर दिया हमारे इस टॉपिक के लिए, और फैलेसी को पूरा बड़ा चढ़ा के सारी फैलेसी सिखानी शुरू कर दी, उस बुक में डाल दी उन्होंने। तो क्योंकि उनके पास तो वो क्रिएट किया हुआ था पहले से कंटेंट, और उन्होंने यूं का यूं लाके यहाँ चिपका दिया। उसके बाद दुखद बात ये भी हुई कि अगले किसी एक पेपर में फैलेसी पे क्वेश्चन भी आ गया। तो अब होता यह है कि हमें इन्फ्रेंस के साथ फैलेसी भी सीखनी पड़ती है, वरना इन्फ्रेंस तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि सिलेबस से कहीं आगे बढ़कर गाइड वाली जो हमारी यहाँ की प्रवृत्ति है उसके कारण से टॉपिक बढ़ गया। तो पहला तो आपका टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक हो गया आपका अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन प्रोज, जिसके 3 टॉपिक्स हो गए, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और इन्फ्रेंसेस। फिर हमारा सेकंड में एक अनसीन पोएम आती है सर।
इसे आपने को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। एक अनसीन पोएम आती है जो कि पोएम बच्चों के पढ़ी भी नहीं होती है वो पोएम। अब यहाँ पर जो लोग लिटरेचर के नहीं है उनको लगेगा कि पोएम आती है तभी तो हम लेते नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो पोएम ऐसी कुछ भी नहीं होती है जो आपको समझ नहीं आएगी। 10वीं 12वीं में भी कंपल्सरी इंग्लिश में भी तो पोएम सब सिलेबस में होती है, तो डरने जैसा कुछ भी नहीं होता। इस अनसीन पोएम में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सिलेबस में साफ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, एजोनिन्स और राइम और पर्सनिफिकेशन। इन सब का केवल आइडेंटिफिकेशन करना होता है, इन्हें केवल पहचानना आना चाहिए। उस पोएम में जो लाइंस दी गई है, जो पोएटिक लाइंस, जो वर्स लाइंस दी होती है, जो एक्सट्रैक्ट दिया होता है, उसमें से अंडरलाइन करके अब किसी भी तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है। और निश्चित रूप से 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसमें सिमिली भी आ गया, फिर साथ में लिटरेशन भी होगा, तो हम क्या करेंगे? तो वो प्रश्न पूछने वाले का टेंशन है, आपका नहीं है। आपको केवल आइडेंटिफाई करना सीखना है और हम आपको अच्छे से सिखा सकते हैं। आज भी हम इस पर कुछ बात करेंगे। ये तो हो गया सेकेंड यूनिट। फिर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो होती है सर, उसके अंदर भी फिर थोड़ी सी ग्रामर है। वैसे मैं बता दूं, इंग्लिश को जब सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया जाता है तब ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है नहीं। ग्रामर के 2 टॉपिक पहले आए थे और अभी तीसरा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, मॉडल्स। मॉडल्स के साथ वोकेबलरी का एक टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और साथ में चार लिटरेरी टर्म्स हैं। और वो जो 4 लिटरेरी टर्म्स हैं वो हैं एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। अब होता क्या सर, जैसे मैं नाम ले रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को अभी लगेगा कि अच्छा हुआ जो हमने संस्कृत ले लिया, हमने इंग्लिश नहीं ली, बढ़िया किया हमने। ये तो नाम ही सुनने में अजीब लग रहे हैं, ये क्या है एलिजी, सोनेट? असल में इन पर बहुत ही सीधे साधे सवाल आते हैं, बहुत ही सीधे साधे तरीके से इनके जवाब ढूंढे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हमारी जो चौथी यूनिट जो होती है सर, उसे हम ये कह सकते हैं कि असल में जो हमारे इंग्लिश के जो चैलेंजेस या डिफिकल्टीज है, उन्हीं का एक कहें तो एक ये एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट टीचर्स के कारण से, जो कल्चर इंग्लिश की बनी नहीं है उसके कारण से, जो फोनेटिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट एक तरह से इंग्लिश के अंदर एक पार्ट रहता है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है सर। फोनेटिक्स अपने आप में एक पूरा एक सब्जेक्ट है। और अभी इस पर चर्चा करते समय मैं आपकी भी हेल्प लूंगा कि उसमें मेडिकल साइंस की या कम से कम बायोलॉजी की हेल्प की जरूरत भी होती है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा उस समय। तो फोनेटिक्स में हमारे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिछली बार तक तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता था कि किसी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण, उसके अकॉर्डिंग उसको ग्राफिकल सिंबल्स में आप किस प्रकार से व्यक्त करोगे। आपको सिंबल्स लर्न करने होते थे, पर आपको पेन से बनाने नहीं होते थे। आपको अपने ऑप्शंस में से उनका चयन ही करना होता था। पर इस बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हटा दिया गया है और आपको केवल बेसिक नॉलेज चाहिए। साफ लिखा है सिलेबस में, बेसिक नॉलेज ऑफ फोनेटिक सिंबल्स एंड साउंड्स। आपको केवल फोनेटिक सिंबल्स का और साउंड्स का, जो फोनेम्स होती है इंग्लिश की, उनका आपको नॉलेज चाहिए। इस पर हम थोड़ी देर बाद और बात करेंगे जब आप पूछेंगे। और कोई भी इस प्रकार का कोई प्रश्न अगर आता है तो हम उस पर बात करेंगे। 5वीं जो यूनिट होती है सर, 5वीं और 6ठी जो इंग्लिश की जो यूनिट्स हैं, वो जैसा कि कल रविंद्र जी सर भी बता रहे थे और सभी जानते हैं कि शिक्षण विधियां भी रीट में हमें करनी होती है। तो 5वीं और 6ठी यूनिट शिक्षण विधियों की है। और शिक्षण विधियां किस तरीके से है? जी सर। अच्छा 4 यूनिट्स तक तो मैं बता चुका सर। मतलब मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहली जो यूनिट है वो तो अनसीन प्रोज पैसेज है, दूसरी अनसीन पोएम है, तीसरी मॉडल ऑक्सिलरी, कॉमन इडियम्स, फ्रेजेस ये हैं, और चौथी में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश सिंबल्स एंड साउंड्स है, फोनेटिक्स है ना, फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक सिंबल्स है। 5वीं है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये शिक्षण विधियां। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश उसका एक पार्ट है। इसके अलावा उसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग है। इसके अलावा जो टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उनके सामने किस प्रकार की उनके सामने किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, और इसी तरह से जो स्टूडेंट जब सीखते हैं तो उनके सामने किस प्रकार की एक तरह से कहें तो डिफिकल्टी होती है। जो ईएलटी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है, ईएलटी का ये जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही दिक्कत होती है। और उस दिक्कत की हमें बात करनी है कि क्या, किस तरह से, क्यों वो दिक्कत खड़ी होती है, और उसके समस्याओं के उनके समाधान भी क्या है। तो ये राम कुमार जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन में क्या फर्क होता है, अभी इसको हम लेंगे, आप बने रहिए इसमें। ये थोड़ा एक बार हम सिलेबस का प्रारूप कर लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस लेंगे। प्लीज हाँ सुमन जी आगे चलिए। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो अभी आपके मन में चल रहे होंगे उनके जवाब भी निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपको मिले। जो हमारी 6th यूनिट है वो एक मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन है। क्योंकि देखो सर, शिक्षण तब तक कंप्लीट नहीं होता, टीचिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप टेस्टिंग नहीं कर लोगे। इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा कि कितना सीखा है, उपलब्धि का स्तर क्या है, और कई कारणों से हमें इवैल्यूएशन करना होता है अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए। फिर कई रीजन से, है ना, रेमेडियल टीचिंग हमें मिनट में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन 6 यूनिट का पार्ट है।
तो इस तरह से 6 यूनिट हो गई सर। और इन्हीं सभी 6 यूनिट्स में से सबसे 5 मार्क्स के ईच, सबसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। ये जो रेमेडियल और टीचिंग पिछले होती है, सालों में रेमेडियल टीचिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एक तो रेमेडियल टीचिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, है ना, उसके मतलब कारण पता करके फिर उसकी क्या रेमेडी है, उसका कैसे आप ठीक से इंग्लिश पढ़ाएंगे है। नीचे एक आपके सिलेबस में लिखा है सुमन भाई, वो मैं क्लियरेंस चाहूंगा आपसे। आप तक आवाज आ रही है आराम से? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है। मैं ये नीचे एक चीज लिखी है कि जो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लेवल होगा, क्राइटेरिया होगा, वो क्लास 6 से 8 की किताबों में जो लिखा वो होगा। क्लास 6 से 8 की किताबों में लिखा है। और उनका टेक्स्ट बुक्स जो है वो 2019-20 में जो चल रही टेक्स्ट बुक्स, शायद वो भी अभी चल रही होगी, कोरोना में किसने बदला उसको, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल, मतलब मटेरियल तो होगा क्लास 6 और 8 का, 6 7 8 में जो लिखी हुई इंग्लिश की किताबों में चीजें वो है, लेकिन उनका डिफिकल्टी का लेवल होगा वो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक का होगा। बिल्कुल सर, ये चीज सिलेबस के साथ दिया है। हम्म, और निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम का जो लेवल होता है, हम्म, असल में ये बड़ी सच्चाई है, ये बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है कि 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जिसने अच्छे से कर ली है ना, हम्म, जिसने 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है, वो हम्म, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाता है। हम्म, लेकिन हमारी संकट यही हो कहते हैं स्कूल्स की पढ़ाई बच्चे करते समय इतने सिंसियरली या सीरियसली इस काम को करते नहीं है, इसलिए बाद में वो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी आईएएस की प्रिपरेशन के लिए भी जाते हैं, तो हम्म, पढ़ते फिर वो स्कूल वाली चीजें ही है। तो निश्चित हम्म। रूप से जो कंटेंट और लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो दिया हुआ है, आपने जो पढ़ा है, आप लोगों ने जो सुना है स्टूडेंट्स को, बिल्कुल ठीक है सर, तो वही क्या होगा। ऐसा किया जाए कि वो क्लास 6 7 8 में जो इंग्लिश में लिखा है पहले उसको ढंग से पढ़ लिया जाए, 6 7 8 नहीं की सर, किताबों को एक्चुअली लेकर? नहीं, नहीं सर, हाँ, उससे नहीं होगा। उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे हिंदी में और बाकी सब्जेक्ट्स में तो हो सकता है कि क्लियर कट इस तरह का सब टेक्स्ट बुक्स वगैरह उस तरह से हो। हम्म, इंग्लिश में इन्होंने नीचे ये आदर्श बात लिख जरूर दी है, लेकिन उस तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और हम्म, अगर है तो उसमें बहुत ही ज्यादा चयन करना पड़ता है, और हम्म, इंग्लिश में ये चयन वही कर सकता है काफी स्टूडियस स्टूडेंट हो, सेल्फ स्टडी करता हो, और yes, वो सही से सेलेक्ट कर सके उस चीज को, तो हम्म, कर ले। बाकी मैं उसे आम स्टूडेंट के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हम्म, 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 बाकी देख लेना चाहिए, हम्म, देखने में हम्म, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी पर आधारित नहीं रह सकते आप। बाकी हम्म, जैसे सिमिली है, अगर हम्म, सिमिली के एग्जांपल्स 9th की 10th की बुक्स में जिस किसी भी बुक में आपको मिलते हैं, तो हम्म, एग्जांपल्स जरूर देखने चाहिए, मेटाफर के, पर्सनिफिकेशन के, इन सबके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो वहां नहीं मिलेगी असल में। और जैसे, हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि थोड़ा जो लास्ट वाला आपने टॉपिक बताया ना उधर ही जा रहे हैं हम, कि शिक्षण विधियों वाली जो आप 5वीं यूनिट बता रहे थे, शिक्षण विधियों वाली इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स की, उसमें आपने जो टॉपिक्स बताए वो ऐसा लगता है कि सभी के लिए उपयोगी है सारा। बिल्कुल है सर। हम्म, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर जो पेरेंट, टीचिंग है उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसमें क्या डिफिकल्टीज हैं? बिल्कुल सर, जी। सर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और टीचर दोनों के पर्सपेक्टिव से अगर अपन इस बात को समझें, तो इंग्लिश इंडिया में सीधी सी बात है कि कॉलोनियल जो हमारे यहाँ पर रूल था उसके कारण से लैंग्वेज हमारी आगे, और निश्चित रूप से एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी अपनी नहीं है। और इसके साथ हमारा जब तक अपनापन नहीं बनता है तब तक डिफिकल्टी और चैलेंजेस बने ही रहते हैं। ये अब तो चीज अपनी हो हर गई कोई होगी। अपने जीवन, अब तो अपनी हो गई, लगभग ये अपनी हो गई है। मुझे लग रहा है कि 200 साल तक हमारे साथ रहने के बाद से इसके इतने शब्द हमारे जहन में घुस गए हैं, मुझे लगता नहीं कि इसको फॉरेन लैंग्वेज कहना चाहिए किसी भी हिसाब से। 200 साल बिल्कुल। बहुत लंबा समय लेकिन होता है। हाँ। लेकिन इंग्लिश जब हम सिखाते पढ़ाते हैं तो इसे एक टारगेट लैंग्वेज की तरह लेना पड़ता है, और बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो होती है, उसका सहारा लेते हुए हमें इसे सिखाना होता है। अब उसका सहारा कितना लेना है, उसका सहारा लेते समय उसको बीमारी की तरह काम में नहीं लेने लग जाए हम, वो बीमारी नहीं बन जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। और जो सबसे बड़ी जो इंग्लिश के टीचर के सामने जो चैलेंज होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स में मोटिवेशन की कमी होती है। पहला पहला चैलेंज ये है। मोटिवेशन, बिल्कुल कई सारे चैलेंजेस है सर, लेकिन हम ये सबसे कुछ की बड़ा हम है। बात कर सकते ये हैं। सबसे बड़ा है। हाँ। सबसे बड़ा सर मोटिवेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन है, ठीक है ना, प्रैक्टिस की कमी है, एक्सपोजर नहीं है उसको। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूं कि हेजिटेशन सबसे बड़ा होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, उसने इंग्लिश को हमेशा पढ़ा ही है, उसके लिए इंग्लिश गूंगी बहरी है। इंग्लिश के प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा सा साथ में लेना पड़ेगा जब हम डिफिकल्टीज के चैलेंजेस की बात करेंगे तब। क्योंकि जो इंग्लिश की टीचिंग की जो बुक्स में जो बातें लिखी है, अगर क्लासरूम में और लाइफ में उन्हें अच्छे से लागू कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे टीचर्स और बाकी जो भी लोग हैं जिनका असर उस पर जाता है, वो अगर उसे मोटिवेट करे, तो इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की बेसिक्स सबसे स्टार्टिंग की जो चीज होती है वो होती है, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज को सुनकर सीखते हैं, लिसनिंग कम्स इन द वेरी बिगिनिंग।
सबसे पहले देखिए, जब बच्चा कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो सुनना शुरू करता है तो उसकी पहले हियरिंग होती है, मतलब वो हियर करता है, मतलब वो ध्यान से नहीं सुन रहा, उसके कान खुले हैं और कान ठीक है तो आवाज उसके कानों में जाएगी, उसे सुनाई देगा। लेकिन बाद में वो ध्यान देना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, उसे लिसनिंग कहते हैं। तो जो पहला जो एस्पेक्ट या पहला जो कौशल है किसी भी लैंग्वेज में, जो अपने आप पनपता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में, बालिका में, बच्चे में, जो नेचुरली होता है, नेचुरलनेस का प्रिंसिपल भी है कि बच्चे को सबसे पहले लिसनिंग मिलती है लाइफ में। सबसे पहले लिसनिंग में इनपुट जाता है, वो परसीव करता है, परसेप्शन उसका होता है, और इनपुट जब जाएगा तभी तो कुछ आउटपुट आएगा सर, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगा। तो होता क्या है, हमारे बच्चे गूंगे रहते हैं क्लासरूम्स में, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स होते हैं, रॉट टीचिंग होती है, क्रैमिंग होती है, रट्टाफिकेशन होता है, सब कुछ बस रट मारो और केवल अंग्रेजी से प्रतीत होने वाली आकृतियां लिख पाते हैं, और अंग्रेजी से प्रतीत होने वाली आकृतियों को देखकर हम कुछ ध्वनि उत्पादन हमारे मुख से कर देते हैं, लेकिन उस बात को हम अपने हृदय तक नहीं पहुंचा पाते। कारण क्या है कि जैसी लिसनिंग मारवाड़ी की या हिंदी की हमारे जीवन में हुई, हालांकि सर मारवाड़ी और हिंदी में भी अंतर है, अगर हिंदी की लिसनिंग भी जिन्होंने कम करी है वो हिंदी बहुत अच्छे से बोल या समझ नहीं पाते हैं, कई बार ऐसी दिक्कत अब तो कम रह गई है क्योंकि बॉलीवुड ने, टीवी ने, अखबारों ने और बाकी लोगों ने बहुत इसमें सुधार हमारे जीवन में कर दिया है, लेकिन एक जमाना या कहें तो अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा हमारे देश में, राज्य में या लोगों के कुछ ऐसे तो मैं जो गिन सकते चैलेंजेस हैं। गिन सकता हूँ, जो आप चैलेंजेस बता रहे हैं, डिफिकल्टीज बता रहे हैं इंग्लिश में, एक तो मोटिवेशन की डिफिकल्टी है, मोटिवेशन की डिफिकल्टी है, लिसनिंग की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी आप सुन नहीं रहे, ढंग से सुन नहीं रहे, क्योंकि आपको लगता है ना फॉरेन लैंग्वेज है तो आप ज्यादा ध्यान नहीं लगा के सुनते हैं उसको, जब ध्यान लगा के सुनेंगे नहीं तो वो इंटरनलाइज नहीं होती है, आपके अंदर नहीं घुसती है। सर ध्यान लगाए तो भी ध्यान लगाए कहाँ, सुनने का मौका भी तो नहीं मिलता ना, एक्सपोजर हाँ, नहीं है हमारा, यस 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 यस। एक्सपोजर नहीं है बच्चे को। अगर एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, वो चाहता भी है कि मैं कुछ करूं, तो उसे कोई बताने वाला चाहिए कि तुम्हें कहाँ से और क्या सुनना चाहिए, क्योंकि कितना और क्या सुनना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई चीज सुनने से तो कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं। तो उसे बहुत ज्यादा सही गाइडेंस दिए जानी जरूरी है। और फिर लिसनिंग के बाद में अगला जो स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग, ये चार चीजें मैं जल्दी से क्लियर कर दूं हाँ, सर। स्पीकिंग। एल एस आर हाँ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ इनमें से लिसनिंग और रीडिंग जो होती है इनपुट की डिवाइसेस, एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे हाँ परसेप्शन के लिए है, ये हाँ हमारी पैसिव स्किल्स होती है जो हम सीखते हैं अपने आप, और धीरे धीरे हमारे अंदर ही चीजें जाती है। लिसनिंग तो अपने आप होती हाँ। है, चलिए रीडिंग तो हमें सीखनी पड़ती है, लेकिन रीडिंग से हम इनपुट लेते हैं, चलिए इनपुट के लिए वो ठीक बात है। फिर एक होता है आउटपुट की, दो डिवाइसेस होती है, वो हमारी हाँ। स्पीकिंग और हमारी राइटिंग। हम जब लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं और हम बोलते हैं तो अपने आप को व्यक्त करते हैं, वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हम्म, जब हम पढ़ते हैं और जब हम सुनते हैं तब हम कोई चीज समझते हैं, वी परसीव थिंग्स। तो हम्म, चार स्किल्स हैं, उनमें से दो तो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, हम्म, स्पीकिंग और राइटिंग, और दो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, लिसनिंग और रीडिंग। हाँ। बिल्कुल। यस यस, दो और दो तो चारों स्किल, रिसेप्टिव, दो तो रिसेप्टिव हो गई, लिसनिंग एंड रीडिंग। रीडिंग, हाँ, और दो प्रोडक्टिव हो गई, एक तो स्पीकिंग, जो और राइटिंग। राइटिंग। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ और ये चारों पिलर्स है, लैंग्वेज इन चारों पिलर्स पर चलती है, और हाँ। इनके प्रॉपर ऑर्डर की जरूरत होती है, इनका यही क्रम होना चाहिए, पहले लिसनिंग आए बच्चे को, फिर स्पीकिंग आए, फिर रीडिंग आए, राइटिंग आए, हिंदी ऐसे ही आई थी बच्चे को। और अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी रह जाता है तो इनमें से दो स्किल्स तो वो सीखता ही है। देखिए आप, अगर कोई एक मिनट, मैं अनपढ़ भी आपको है ना, वापस पूछ रहा हूँ, ये जो क्रम है सही कैसे होना चाहिए? सबसे पहले लिसनिंग आ जाए, LSRW, सबसे पहले लिसनिंग आनी चाहिए, फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, रीडिंग, और फिर राइटिंग। राइटिंग। जबकि हमारा हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, की हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे राइटिंग 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 एंड राइटिंग, बस राइटिंग ही राइटिंग है, इसके चक्कर में काफी जबरदस्त गड़बड़ होती है। हाँ, यस यस यस। और क्योंकि प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, इनका प्रपोर्शन भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है, कि हम कितनी रीडिंग करवाएं, कितनी राइटिंग कराएं, कितनी स्पीकिंग करवाएं, ये सब हमारे स्कूल्स में होता नहीं है। और होने के लिए, देखिए सर, होने के लिए जो चैलेंजेस की बात करें तो साधन नहीं है, हमारे साधन। पास डिवाइसेस नहीं है जिन डिवाइसेस से हम बच्चों को ये सब कुछ करवा सकें, और हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, फिर टीचर्स कई बार इस काम को बहुत अच्छे से करना जानते भी नहीं है, तो यही है सर। हम्म। मेरा अगला सवाल सुमन सर आपसे यह है कि ये जो मॉडल्स हैं उनको सीखने का सबसे सरल तरीका क्या है? सर मॉडल्स के लिए सबसे पहले तो इनका परिचय पहले हमें सबसे अच्छे करना पड़ेगा। मॉडल्स, जिनको हम मॉडल्स कहते हैं, असल में वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मदद करने वाला, हेल्प करने वाला, जिसको सरल भाषा में हम हेल्पिंग कहते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सरल भाषा में। मैं सीधी सीधी, अब कोई सोचेगा, अभी सुन रहा होगा मेरी बात, हेल्पिंग वर्ब्स तो इज, एम, आर, वोज वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स कब से होने लगे? तो मैं बताता हूँ। देयर आर 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश के में 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट हैं, जिनमें नोट लगता है, और वो सारे के सारे ही
हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी की सारी ऑक्सिलरीज हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम नेगेटिव बना सकते हैं, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। इनसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, ये सब्जेक्ट्स के साथ इनका क्रम बदलकर और इनके साथ नोट लगाकर आप इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। अब इनमें से देखो सर, डू, बी और हैव, ये तीन ऐसी ऑक्सिलरीज हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। एक तो बी है, बी से निकली हुई बी की फॉर्म्स होती हैं, बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, और बी की फॉर्म होती है इज एम आर, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर बी की सेकंड फॉर्म होती है वोज और वर, और फिर उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, और उसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, और अगर उसकी एसीएस फॉर्म की बात करें तो उसकी एसीएस फॉर्म होती है इज। ये बी हो गया। ऐसे ही डू होता है जिसका डू डज डिड ये होता है, हैव होता है तो उसका हैज हैव हैड ये होता है। ये सब ऑक्सिलरीज जो मैंने अभी बोली हैं, बी, डू और हैव वाली, ये सर असल में ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, जनरल ऑक्सिलरीज हैं, जो टेंसेस बनाने के लिए काम आती हैं। इनकी हेल्प से हम टेंसेस क्रिएट के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं और जो बी, डू और हैव अपने साथ मैन वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स लेती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज की खासियत ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये टेंसेस से प्रभावित नहीं होती, न टेंसेस ये क्रिएट करने में कोई हेल्प करती है, इनके साथ मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये कॉन्सेप्ट्स या नोशंस को शो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर मूड्स को शो करते हैं। जैसे देखिए कोई किसी को धमकी दे रहा है तो थ्रेटनिंग करना है तो वो वैसे वो कम्युनिकेट करना ही हुआ, लेकिन थ्रेटन करना है तो थ्रेटन करने के लिए पर्टिकुलर मॉडल यूज आ सकता है। जैसे कभी आप लोगों ने सबने मूवीज में सुना होगा आई विल किल यू, तो थ्रेटन कर रहा है उसको। इसी प्रकार से आई विल गिव यू अ गिफ्ट टुमारो, तो ये प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिस करना है, थ्रेटन करना, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या एक पर्टिकुलर नोशन हो गया, एक मूड शो कर रहा है उसके अंदर। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी है या कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ऐसे बहुत, जैसे रिक्वेस्ट है, परमिशन ग्रांट करना या सीख करना है, ये कई तरह के। जैसे बहुत छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं मे आई कम इन, तो वहां पर वो मे जब बोल रहा है तो मैं एक मॉडल है। और मैंने जैसे भी बताया, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर और यूज टू, ये मॉडल्स हैं। और इन मॉडल्स के लिए, इन मॉडल्स की जब हम स्टडी करते हैं सर, तो हमें दो तरह से इसकी स्टडी करनी चाहिए। एक हमें स्टडी करनी चाहिए मॉडल वाइज, और एक हमें करनी चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। मैं इसको थोड़ा धीरे समझाता हूँ सर। मैं कहीं तेज तो नहीं चल रहा हूँ सर, मेरी थोड़ी आदत खराब है। नहीं आराम से धीरे धीरे चलो। धीरे ही चलने, अभी तो धीरे ही चल रहा हूँ ना मैं। हाँ नहीं बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि मेरे से शिकायत होती है कि कई बार मैं तेज हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी हो जाता हूँ। हाँ नहीं, ये क्या एक्चुअल में सुमन सर बात ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पहले से हवा होता है दिमाग में लोगों के, है ना, तो वो धीरे 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 उन तक बात जाएगी ना आराम से, तो अंदर उतरती है। हाँ आराम से। मैं थोड़ा और धीरे करता हूँ। हमें देखो टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास में, हम लोग यहाँ पे कोई लेक्चर लेके नहीं बैठे हैं, हम तो मस्ती में है कि चलो कोई चीजें, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मैं वापस मेरे सवाल पे आ जाता हूँ, कि जो मॉडल्स हैं उनको सीखने का सरलतम तरीका क्या है। बिल्कुल मैं वही बता रहा था, वो चल रहा था, वही चलेगा, उसी से होगा सर। मैं जो बता रहा था उसी को मुझे आगे बढ़ाना है। तो सर जैसे कि एक हम मॉडल वाइज हम सीख सकते हैं और एक हमें सीखना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे पहले हमने एक मॉडल ले लिया शैल या विल। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है जो शायद कुछ व्यूअर्स अभी करेंगे, मेरे चश्मा लगा नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही जवाब दे दूंगा। मैं बता दूंगा आपको सवाल। हाँ। नहीं, मेरा जो मैं बता दूं सर कि असल में लोग ये कहते हैं कि सर शैल और विल जो ये मॉडल्स हैं या फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो हैं, क्योंकि इनसे तो टेंस बन रहा है, फ्यूचर टेंस बन रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि असल में सर इंग्लिश में दो ही टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। अजीब लगेगा पर असल में इंग्लिश में कोई भी फ्यूचर टेंस होता नहीं है। इंग्लिश में फ्यूचरिटी का कॉन्सेप्ट है जो मॉडल्स की सहायता से हम क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो बताता हूँ, और क्यों नहीं है वो पहले वो प्रूव करता हूँ। जिन लोगों को मैन वर्ब की फॉर्म्स आती है उन्हें पता होगा कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम प्रेजेंट टेंस व्यक्त करते हैं और सेकंड फॉर्म से पास्ट टेंस व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट के सिंपल की अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट सिंपल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से व्यक्त होता है, बनता है, और सेकंड फॉर्म से पास्ट सिंपल बनता है। बाकी उनमें क्या वेरिएशन है वो अलग बात है, लेकिन सिंपल सी बात करें तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म कह सकते हो, और सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही काम आती है और कहीं नहीं आती है। अब कोई मुझे आंसर कर दे जो व्यूअर्स है उनमें से कि मैन वर्ब की वो फॉर्म बताएं जिनसे फ्यूचर टेंस बनता हो। ओके, जब तक हम बात करें तब तक कोई जवाब भी आ जाएगा कि मैन वर्ब की ऐसी कोई फॉर्म है क्या जिससे फ्यूचर टेंस बनता हो। तो असल में मैन वर्ब की कोई फॉर्म है नहीं जिससे फ्यूचर टेंस बनता हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस आई टीच यू, देखो यहाँ कोई ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी आई टीच यू और प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया। ही हेल्प्ड मी,
ही हेल्प्ड मी, ये पास्ट सिंपल टेंस बन गया। नो नीड टू यूज एनी हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैंडेटरी नहीं है, वो जरूरत कहाँ पड़ेगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव में पड़ेगी, वो हम कर लेंगे डिड का यूज वहां पर, लेकिन डिक्लेरेटिव में तो जरूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं कि सब फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे बनेगा, तो फ्यूचर सिंपल टेंस वापस प्रेजेंट सिंपल वाली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है, और वहां पर हमें धीरे धीरे बताता हूं सर, वहां पर हमें शैल और विल का यूज करके फ्यूचरिटी का नोशन क्रिएट करना पड़ता है। ओके। और मैंने जो कहा है और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं और कहूंगा वो सब उसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कोई शगुफा नहीं छोड़ रहा हूं, है ना, क्योंकि आपके सामने वो चलेगा भी नहीं ना, मेरी ऐसी आदत है हमें ऐसा करना भी नहीं है, इंग्लिश ही नहीं बल्कि हम तो हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट में हम प्रामाणिकता पर ही ध्यान देते हैं। तो सवाल ये है कि प्रामाणिकता की बात यह है कि शेल जो है वो जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से थोड़ा सा हमें उसकी बात करनी पड़ेगी, आई और वी, जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में आई और वी को यूज कर सकते हैं जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, तो आई और वी के साथ शेल का जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है फ्यूचरिटी क्रिएट करना। आई और वी के साथ शेल फ्यूचरिटी क्रिएट करता है, आई शेल टीच यू टुमारो, वी शेल गो टू जयपुर टुमारो, सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस में दे रहा हूं, ये होगा फ्यूचरिटी क्रिएट करने के लिए आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शेल से फ्यूचरिटी क्रिएट होती है, सिंपल फ्यूचरिटी। कंडीशनल वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, शेल के साथ भी लग जाएगा, परफेक्ट भी हो सकता है, शेल के साथ हैव लग जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, शेल के साथ हैव बीन लग जाएगा, वो शेल फैमिली के चारों मेंबर्स वहां पर बारी बारी से अलग अलग टेंसेस में आ सकते हैं। इसी तरह से आई और वी को छोड़कर बाकी हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं, जैसे कि यू के साथ, ही के यू के साथ, ये हो गया सबसे पहले प्लेन फ्यूचरिटी जो होती है, अनकलर्ड फ्यूचर कहते हैं उसको, तो अनकलर्ड फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि लोगों के दो तीन तरह के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न ये भी होता है कि सर आजकल तो शेल गायब हो गया इंग्लिश में से, हमें किसी ने बताया कि शेल तो हट गया है, जबकि ऐसा नहीं है। द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे संविधान में लिखा है, पता नहीं कौन से आर्टिकल में होगा, खूब शेल का प्रयोग खूब हुआ वहां पे, खूब शेल का प्रयोग हुआ वहां शेल का प्रयोग खूब हुआ। हाँ हाँ, क्योंकि रूल्स के लिए, कानून के लिए शेल बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट को ऑर्डर दी, कोर्ट के लिए कोई रूल है कि कोर्ट शेल डू इट, इसका मतलब कोर्ट को ये काम करना ही है, कोर्ट में डू इट का मतलब कोर्ट ये कर सकता है चाहे तो। शेल का मतलब है कि करना ही है, करना ही है, करना ही है, शेल का मतलब वो करना ही है, जरूरी है, मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, वो कंपल्सरी है, वो ऑब्लिगेटरी है, अनअवॉइडेबल है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो शेल का इतना जबरदस्त यूज है। इसी प्रकार से शेल के और बहुत सारे यूज हैं, शेल वी गो नाउ, ओके, शेल वी कंक्लूड, शेल आई ओपन द विंडो, ऐसे करके शेल के बहुत सारे यूजेस हैं, जब आप कुछ ऑफर करते हैं, जब आप कोई सजेस्ट करते हैं, जब आप कुछ प्रपोज करते हैं, ये शेल के कई सारे यूजेस हैं। शेल हटा नहीं है, कभी नहीं हटा है। आज इतनी जानकारी के साथ लोग कई बार जानकारियां जो खुद को पूरी नहीं, कई बार होता है ना कि नोज अ लिटिल और नोज लिटिल, एक्चुअली नॉट अ लिटिल, इवन नोज लिटिल शोज अ लॉट। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग प्रिंसिपल्स क्रिएट कर देते हैं अपने मन मर्जी के। फिर हम शैलो विल के बाद हम जाएंगे तो हमें कैन के यूजेस सीखने हैं। तो जैसे क्या होगा सर, अब जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। रिक्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं से भी आता है, मे आई कम इन, विल यू गिव मी 10 रुपीज। अब मैं जब आपसे कहता हूँ विल यू गिव मी 10 रुपीज, तो मैं ये भी कह सकता हूँ वुड यू गिव मी 10 रुपीज, और मैं ये भी कह सकता हूँ कुड यू गिव मी 10 रुपीज। क्या फर्क है दोनों? तो जो विल, हम बताता हूँ सर, इसमें जो डिग्री ऑफ पोलाइटनेस है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग पोलाइटनेस यहाँ पर है, इंक्रीज हो रही है पोलाइटनेस। जब मैं कह रहा हूँ विल यू, तो विल में पोलाइटनेस कम है, वुड में थोड़ी सी बढ़ गई है, और कुड में इतनी ज्यादा हो गई कि आप मुझे दोगे ही दोगे, आपके पास नहीं होगा तो किसी से लेके दोगे, अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो, लेकिन आप जरूर देंगे। कुड से पोलाइटनेस की हाइट अचीव होती है, सबसे ऊंची, हाईएस्ट पोलाइटनेस वहां पर आ जाती है। और ऐसा होता है सर कि मॉडल्स जो होते हैं इनको रटा नहीं जा सकता। मॉडल्स के यूजेस को आप, मतलब ये हो गया कि लर्निंग बाय यूज है। फिर क्या होता है कि जैसे कि हमने कैन के यूजेस सीख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये कैन के यूजेस हो गए। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये कैन का एक यूज हो गया कि मैंने अपनी एबिलिटी को शो किया कैन के सहायता से, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट मींस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड इट मींस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, I am able to speak English, I know how to speak English, और मैं ये कह सकता हूं I can speak English। तो can present ability शो कर रहा है। तो यहां हमें सीखना पड़ेगा कि ये can का एक यूज है, लेकिन बिना can के भी मेरा काम चल रहा है। अगर मैं कह दूं I know how to, मैं कह दूं I am able to, तो भी मेरा काम चल रहा है। इसी प्रकार से could है। अब could मैंने भी रिक्वेस्ट के लिए बताया आपको कि could you give me 10 rupees, लेकिन could ये भी हो सकता है कि my grandfather could speak 10 languages actually। क्षमता बता रहा है। could पास्ट में
पास्ट की एबिलिटी, जो पास्ट की एबिलिटी थी वो बताती है। इसी प्रकार से किसी मशीन की या किसी चीज की अगर कोई कैपेसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी कैन और कुड का यूज हो सकता है। फिर मे होता है, जैसे इट मे रेन टुनाइट, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, इट मे रेन टुनाइट। ये थोड़ा सा भी मिक्स होगा सर, एक्चुअली वी कांट हेल्प इट, थोड़ा सा मिक्स तो होगा। जैसे कि इट मे रेन टुनाइट मींस देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट, आज गहरे बादल हैं आसमान में, आज बरसात हो सकती है। सो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई बट इट इज ह्यूमिड क्वाइट आउट देयर, सो इट माइट रेन टुनाइट। रिमोट पॉसिबिलिटी माइट से आएगी, और जो लाइक्लीहुड है, जो नजदीक की है, उसके लिए मे का प्रयोग होता है। और अगर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत जबरदस्त प्रोबेबिलिटी है, तो मस्ट का यूज करेंगे, इट मस्ट रेन टुनाइट। थोड़ा टॉपिक को अब चेंज करते हैं, आगे ले जाते हैं ना, क्योंकि इस पे हम पूरा मॉडल्स पे हम लोग अलग से पूरी क्लास करेंगे, और शिक्षण विधियों वाला मामला, उस पर हमारी अलग से क्लास होगी। फोनेटिक्स पे हम लोग अलग क्लास करेंगे आपके साथ में। मेरा अगला सवाल आपसे सुमन सर ये है कि इडियम्स और फ्रेजेस क्या होती है? मुझे जो समझ में आता है हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां जैसे हैं, तो इडियम्स और फ्रेजेस क्या होती है, क्योंकि इन पर भी खूब सारे सवाल आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे सर, इसमें जितना उसको वेटेज है उतने तो आएंगे ही आएंगे। और क्वेश्चंस यहाँ आए जीवन में। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का इडियम और इंग्लिश के मेटाफर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं भी उस मेटाफर पे नहीं जा रहा हूँ कि लिटरेरी टर्म है, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आप इडियोमेटिकली किसी लैंग्वेज को नहीं सीख के, अगर आप उस लैंग्वेज को केवल लिटरली समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने वो अजीब सा अनुवाद हो जाता है, वो शब्दानुवाद होता है, भावानुवाद नहीं हो पाता। और जब आप इंग्लिश का इडियम समझ लेते हैं, तो आप इडियोमेटिक ट्रांसलेशन कर पाते हैं, आप इडियोमेटिकली उस बात को समझ पाते हैं। जैसे कि एक वर्ड, एक मैं पहले आपको एक प्रोवर्ब बताता हूँ, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कीप्स डॉक्टर अवे, है ना? तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये एक प्रोवर्ब है। तो अगर ये प्रोवर्ब है, तो ये सेपरेटली कहीं पर भी बोली जा सकती है, इसको किसी सेंटेंस में यूज करने की जरूरत नहीं है। केवल आपने एक प्रोवर्ब बोल दी, काम खत्म। आपको किसी उसके साथ किसी सेंटेंस को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में क्लियर कर सकता है पूरी बात को, एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर मैं एप्पल के इडियम्स यूज करूं, तो जैसे सर होता है कि एप्पल ऑफ वंस आईज, आंख का तारा, मेरे हिसाब से आंख का तारा है ना, या आंख का सेब है सर, असल आंख का सेब, ठीक है ना? हाँ, पता नहीं, कोई किसी की आंख का मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पर एक और बात करें तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। तो ये इडियम्स हैं। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है बहुत प्यारा, दुलारा किसी का होता है, ठीक है ना? मोहन इज एप्पल्स ऑफ हिज मदर्स आइज। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो बोन ऑफ कंटेंशन, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन, या कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इडियम्स होते हैं सर, जो किसी सेंटेंस के बीच में इस प्रकार से यूज किए जाते हैं कि उनका अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो जाता है, सेंटेंस के अंदर हम उसको समझ पाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं जिनकी अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आगे चलकर हम किसी भी तरीके से उनकी लिस्ट अवेलेबल करवा देंगे, एग्जांपल्स के साथ करवा देंगे, चाहे तो हम उसकी सेपरेट क्लासेस में भी उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और बहुत सारे होते हैं, जैसे इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फ्रेजेस, जैसे इडियम्स हो गई, फ्रेजेस क्या होती है? मेरा एक क्वेश्चन है सर, तब तक किसी ने जवाब अगर पिछली बार वाला भी दिया हो तो। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होगा? जल्दी से कोई आंसर करें, तब तक मैं फ्रेजेस के बारे में बताता हूँ। एक फ्रेज जो होता है सर, फ्रेज होता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड, एक हमारे साथी उन्होंने प्यारी सी ये लिखी है इडियम, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात होगी ना। अगर मैं अभी मास्क लगा लूंगा तो हो सकता है बाद में मुझे वो वाला मास्क नहीं लगाना पड़े जो हाई पेप वाला या जो हाई फ्लो वाला होता है। जितेंद्र वर्मा ने ऐसा लिखा है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, समय रहते अगर आप समय रहते कोई करेक्शन कर लेते हैं, या फिर कोई कोशिश हो जाते हैं, आप क्वेश्चन, आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो वाली बात है सर। अगर आप समय पर किसी काम को करेंगे, तो भाई कहीं से कुछ फट गया है, कटेगी फटे हुए, तो आप एक टांग को लगाओ, नहीं तो 9 लगाना पड़ी, मतलब ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। आपको टाइम पर सुधर जाओ। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार अगर रोक देती, बाहर से आने वाले को, एयरप्लेन्स को रोक देती, तो लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। तो वही वाली बात होगी। एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा था, जैसे इडियम्स और फ्रेजेस पे अपन अलग से क्लास करेंगे पूरी, है ना, कि ये इडियम्स हैं, जैसे यू आर ऑल इन ऑल ऑफ दिस क्लास, अगर मैं कहता हूँ यू आर ऑल इन ऑल ऑफ दिस क्लास और दिस प्लेटफॉर्म और व्हाटएवर, इसका मतलब आप सर्वे सर्वा हो। तो ऑल इन ऑल एक इडियम नहीं है, ये एक फ्रेज है। वी कम हियर अगेन एंड अगेन, हम यहाँ आते हैं अगेन एंड अगेन, हम बार बार आते हैं। तो ये भी एक फ्रेज है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जो तो फ्रेज जो होता है उसका कोई बहुत ज्यादा अलग से हटकर इडियोमेटिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन जो उसका सामान्य मीनिंग होता है, और वो
वो भी किसी सेंटेंस में उसी तरह से काम आता है जैसे इडियम आता है, लेकिन इडियम के पीछे कई बार पूरी स्टोरी भी हो सकती है। जैसे टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये हिंदी का भी मिलता जुलता इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जितेंद्र ने आपके सवाल का जवाब दिया है, आपने कहा ना इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो जितेंद्र वर्मा ने कहा कि कभी कभार बारिश का होना। आई डोंट थिंक ये सही है उत्तर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका सही होगा सर मूसलाधार बरसात का होना। मूसलाधार, बहुत ज्यादा बरसात, मूसलाधार बरसात का होना, बहुत ज्यादा बरसात का होना। ये मोहर सिंह सैनी है, उन्होंने बिल्कुल हैवी रेन। मैं बिना चश्मे के भी मैं बोल देख पा रहा हूँ, हूँ। आप तो मस्त रहो, मैं बोल रहा हेवी हूँ। रेन, नहीं हेवी रेन ये करेक्ट है असल में, हेवी रेन मुझे दिख गया, ये करेक्ट है। कुत्ते बिल्लियों का पता नहीं क्या संबंध है बारिश से, मेरे को भी समझ में नहीं आया। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसल का क्या संबंध है? हाँ, मूसल का क्या लेना देना है? तो मूसल तो वो है अपना ये कूटने वाला। हिंदी में हमें अजीब नहीं लगता, इंग्लिश में अजीब लगता है, बस बात इतनी सी है, बस प्रॉब्लम यही है। ये कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ गए इसमें बरसात में? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं वास्तव में इस पर कई बार सोचता था कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है, या तो कुत्ते बिल्ली आपस में भागते हैं आगे पीछे भागते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा ना। हाँ चलिए। बट वी आर गोइंग वेरी वेल सुमन। मैं अभी जो लोग हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि उनका इंटरेस्ट है इस विषय में, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इसको शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपसे कनेक्टेड और भी लोग होंगे जो इस विषय की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे इस लाइव की उपयोगिता तभी होगी जब ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आप अपने तक सीमित ना रखें इसको, थोड़ा सा एक बटन दबा के आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस बात को पहुंचा दें, ऐसी आपसे अपेक्षा मैं अभी भी कर रहा हूं। और बाद में जब आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे होंगे इसका, जब अभी लाइव नहीं है, बाद में आपने कहीं देखा, तब भी आपसे अपेक्षा होगी कि आप एक बार इसको शेयर कर दें। सुमन सर, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि कई विद्यार्थियों को मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि लिटरेचर और फोनेटिक्स वाले पार्ट को लेकर उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। लिटरेचर और फोनेटिक्स वाले पार्ट को लेकर ये क्यों होती है? सर क्यों तो असल में इसलिए होती है कि एक्सपोजर कम है, उन्होंने उसको पहले नहीं पढ़ा। जैसे कोई साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली है, या फिर आर्ट्स वाले भी बहुत कम जगहों पर लिटरेचर होता है, तो लिटरेचर वाले जो टॉपिक्स हैं, एलिजी वगैरह, सोनेट और ड्रामा और ये सब कुछ जो सिमिली मेटाफर, इनको लेकर उन्हें अजीब लगता है। लेकिन आज भी हम अभी मौका मिला तो जितनी बात करेंगे उससे उन्हें काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाने वाला है, और आगे चलकर हम स्कोर क्लियर करेंगे। अभी हम इनमें से किसको लें, लिटरेचर या फोनेटिक्स को? पहले फोनेटिक्स को ले लें, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें, लिटरेचर थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ नहीं, लिटरेचर पर भी हम बात कर लेंगे, पहले हम फोनेटिक्स पे बात करते हैं। एक्चुअली फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स और ये कुछ ऐसा नाम है सर जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़े से कुछ लेस नॉन नेम्स हैं। ये टर्म्स लोगों को अभी कम सुनने को मिलती है, फिर ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी नहीं करवाई जाती। फोनेटिक्स जो है सर, फोनेटिक्स जो है वो साउंड्स की साइंस है सर। फोनेटिक्स जो है वो साउंड की साइंस है। जब हम बोलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं तो हम 44 टाइप्स की साउंड्स क्रिएट करते हैं। 44? अच्छा, बिल्कुल। इस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं सर। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उन पे सीधे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इनको फोनेम्स कहते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उसके 26 लेटर्स हैं रोमन अल्फाबेट में। मैं यहाँ भी क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है जो कि रोमन अल्फाबेट है। ये 26 अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। यहाँ तक स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होती है, और इंग्लिश में एक वर्णमाला है, एक अल्फाबेट है जिसमें 26 लेटर्स हैं। उन 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स हैं, A-E-I-O-U, जो कि लिंग्विस्टिकली अगर अपन देखें तो 5, ग्रामर की दृष्टि से भी अपन देखते हैं, लैंग्वेज की दृष्टि से देखते हैं तो वो 5 वोवल्स होते हैं, A-E-I-O-U। और जो बाकी 21 बचते हैं, 21 बचते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन। लेकिन ये लिखने, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लिखने की दृष्टि से होते हैं ये 26 लेटर्स टोटल इंग्लिश के अल्फाबेट में। लेकिन जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। जब इंग्लिश को बोलते हैं सर तो इंग्लिश में 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड किया गया है इंग्लिश की फोनेटिक्स में। जो फोनेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है। और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वो जो अपना IUPAC होता है, वैसे इंग्लिश में एक IPA होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। IPA के 2 फुल फॉर्म्स होंगे सर, एक होगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट और एक होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट डिजाइन किया है और उसे डिसाइड किया है, और हर डिक्शनरी की बिगिनिंग में IPA दिया होता है। हालांकि हर डिक्शनरी अपने हिसाब से उसमें छोटा मोटा रद्दो बदल 1% का या
1% से भी छोटे में कुछ चेंज अपने हिसाब से करती है। इसलिए जब भी हमें किसी डिक्शनरी की किसी एंट्री को समझना हो तो उसके फोनेटिक सिंबल्स को बिगिनिंग में देख लेना चाहिए ताकि उसके उच्चारण को हम समझ पाए। थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा सर कि इंग्लिश की जो जो टोटल 44 साउंड्स हैं या सिंबल्स हैं जिनको फोनेम्स कहते हैं, उनमें प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। यह प्रश्न भी आ सकता है कि टोटल इंग्लिश में साउंड्स या फोनेम्स कितने होते हैं? 44। वोवल्स कितने होते हैं? 20। अब इनमें से प्योर वोवल्स कितने होते हैं? प्योर वोवल्स या जिनको मोनोफ्थोंग्स कहते हैं वो 12 होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही साउंड होती है। लेकिन फिर डाइफ्थोंग्स भी होते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा होता है ना सर। तो वहीं से एक डाइफ्थोंग्स भी बनता है, वो होता है उसमें डबल साउंड होती है, एक जगह से साउंड स्टार्ट होती है दूसरी की तरफ जाती है, वो ग्लाइड करती है, तो उनको ग्लाइड्स भी कहते हैं। तो इंग्लिश के जो वोवल्स होते हैं उन वोवल्स में मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवल्स हैं और ग्लाइड्स और डाइफ्थोंग्स। डाइफ्थोंग्स 8 हैं और प्योर वोवल्स या मोनोफ्थोंग्स हैं वो 12 हैं, 12 हैं। अब ये थोड़ा सा मैं बता दूं सर, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्रिएट कैसे होते हैं। आप, क्योंकि आप एमबीबीएस हैं तो आपसे अच्छा लगेगा बात करते हुए, मैं कुछ मेरी कमी होगी तो आप सुधार देंगे या फिर मैं आपसे हेल्प ले लूंगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी और बहुत सारे सिस्टम सिस्टम्स हमारे, बिल्कुल जैसे सेल से है ना, जैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उसी प्रकार का एक सिस्टम होता है सर आर्टिकुलेटरी सिस्टम, और ये होता है, ठीक है, वो जो आर्टिकुलेशन करने के काम आता है। तो फोनेटिक्स में आर्टिकुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स का रीट का जो सिलेबस है, इसमें इनको जो बताया गया कि साउंड्स और सिंबल्स की स्टडी आपको करनी है, बेसिक नॉलेज वो लेने के लिए पहले मैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में इनको बताता हूँ। इंग्लिश जो है वो पल्मोनिक, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ, पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म से इंग्लिश बोली जाती है। पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। पल्मोनिक का मतलब होता है लंग से रिलेटेड। जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमारे अंदर एयर स्ट्रीम जाती है, हवा जाती है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तब एयर स्ट्रीम बाहर निकलती है हमारे ट्रेकिया से होते हैं। ओके, करेक्ट है सर, ट्रेकिया होता है हमारे ट्रेकिया से, विंड पाइप से, और लेरिंग्स के पास में से होते हैं फेरेंजियल कैविटी, और फिर दो रास्ते हैं बाहर निकल के, आउटलेट दो जगहों से, या तो हम अपने मुंह से या फिर नेजल कैविटी से बाहर निकाल सकते हैं, दो तरीके से। अब ये जो रूट है हमारे एयर स्ट्रीम के बाहर आने का, ये पल्मोनिक है क्योंकि लंग से स्टार्ट होता है, इग्रेसिव है क्योंकि बाहर आ रहा है,